हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हिंदी में तैयारी में। तो जैसा कि आप जानते हैं, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। तो इसी को देखते हुए एडुटेरिया ने अपना मॉडल टेस्ट लॉन्च किया था। ठीक है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है उसको डिस्कस करा दिया जाए आपके साथ। ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सारे टेस्ट को। इसके पहले हमने पहले वाले जो प्रैक्टिस सेट है एडुटेरिया का उसको कराया था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। ठीक है। तो चलिए हम आज डिस्कस करेंगे दूसरे वाले प्रैक्टिस सेट को। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या होता है? अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है। मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपको दोबारा ये वीडियो देखना ना पड़े। ठीक है। और दोबारा किसी भी तरह की आपको भूलने या किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, एक ही बार में आपको याद हो जानी चाहिए। ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट करूंगा। ठीक है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। ये जो है आपका मूल अधिकार का अंश नहीं है, यानी कि मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है। सॉरी। तो संविधान के मूल अधिकारों का जो अगर हम बात करें, अगर मूल अधिकार की बात करें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मानव दुर्व्यापार, बालात श्रम का प्रतिषेध, ये सारे क्या हैं? मूल अधिकार हैं। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि कोई भी बालक या बच्चा, चाइल्ड, उसको मतलब वैसे खतरनाक जगहों पे काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। ये सारे क्या हैं? मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है। लोक नियोजन में विषय में अवसर की समता, ये जो डी ऑप्शन है आपका, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये भी आपके क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है। यानी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसी को देखते हुए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई थी। ठीक है। तो दूसरा का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, ये जो ऑप्शन है वो मूल अधिकार का अंश नहीं है, बल्कि ये डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके अंतर्गत आता है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता। ठीक है। तो उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता किसका विषय है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व का विषय है। ठीक है। ना कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? ओके। तो भारत में जो संघीय मंत्रिपरिषद है, यानी कि केंद्र सरकार, जैसे कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली, जैसे कि अभी कौन कौन मंत्री हैं, जैसे मान लें अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें, मतलब माननीय नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी का, तो साथ में और भी मंत्री परिषद हैं। हमारे होम मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस, ठीक है, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, और भी कई मंत्रालय हैं। ठीक है। शिक्षा मंत्री से लेके रेल रोड परिवहन मंत्री, पर्यावरण मंत्री, तरह तरह के हैं, मानव संसाधन मंत्री। तो इस तरह के कई सारे मंत्री हैं। ठीक है। तो संविधान ने ये डिसाइड किया कि भाई मंत्रियों की संख्या तो अनगिनत ना होनी चाहिए, मतलब ऐसा तो ना हो कि मंत्री ही मंत्री, सब मंत्री ही हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए एक क्या बोलते हैं, एक लिमिटेशन फिक्स किया गया कि कितने सदस्य कम से कम मंत्री हो सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए कुल जो अधिक संख्या है वो कितना है? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि कुल संख्या का 15% तक सदस्य जो है मंत्री बन सकते हैं, उससे अधिक नहीं। तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%, ठीक है, से अधिक मंत्री नहीं हो सकता, मतलब कोई सदस्य मंत्री नहीं हो सकता। तो किसके? लोकसभा के। याद रखिएगा, ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि ऐसा दे दे कि संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती है, तो वो गलत होगा। किसका होगा?
लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक कोई भी संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि मंत्री नहीं हो सकते हैं, 15% से अधिक मंत्री नहीं बन सकते। ठीक है, तो याद रखिएगा लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? इसका राइट आंसर है विधिक कार्य मंत्रालय। ठीक है, मतलब विधिक कार्य जो विभाग है वो आपके गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आते हैं, बाकी सब गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, जैसे कि राजभाषा विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग, जम्मू एंड कश्मीर का कार्य विभाग, ये तीनों जो हैं वो विभाग वो गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। ठीक है, लेकिन विधि कार्य विभाग जो हैं वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, तो विधि कार्य विभाग किसके अंतर्गत नहीं आएगा? गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? ओके, यानी कि राष्ट्रपति जो भी अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे उसके लिए भाई न्यायालय के लिए जवाबदेह नहीं होंगे। न्यायालय के प्रति कोई जवाबदेह नहीं है उनका, उनका जो मना है वो कर सकते हैं। कोई जवाबदेही नहीं है कि हमको जवाब देना होगा न्यायालय में या किसी को भी। ठीक है, तो ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें ये वक्तव्य कहा गया या ये चीज उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 361 में ऐसी बात कही गई है। किसमें? अनुच्छेद 361 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, विशेषकर न्यायालय के प्रति भी जवाबदेह नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 361। कितना? आर्टिकल 361। किस संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? किस संविधान संशोधन के तहत मतदान की सीमा की आयु, मतलब मतदान करने की के लिए जो आयु सीमा थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? तो इसका राइट आंसर है 61वां संविधान संशोधन। जी हाँ, 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया किसकी? मतदान करने की आयु सीमा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, मतलब अगर कोई भी सदस्य किसी प्रश्न का तुरंत उत्तर चाहते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, या फिर वो कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है तारांकित प्रश्न। कौन से प्रश्न? तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी दोनों के मिलाकर कितने लोग, मतलब कितने सीट आरक्षित है लोकसभा में टोटल? याद रखिएगा लोकसभा में तो टोटल इनकी संख्या कितनी है? 131। 131 सीटें इन प्रतिनिधियों के लिए यानी कि एससी एसटी के लिए आरक्षित है। कितना? 131। याद रहेगा। जी हाँ, एक और हम देख लेते हैं कि इससे संबंधित कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं, वे आर्टिकल क्या हैं। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। तो आर्टिकल नहीं दिया, आर्टिकल नहीं दिया, कोई नहीं, अगली जो वीडियो आएगा मैं बतला दूंगा आपको। ठीक है, एग्जैक्टली अभी हमें भी नहीं याद है, बताना ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो 131 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। अगर हम अनुसूचित जाति की बात करें तो 84 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, जबकि 47 सीटें किसके लिए हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए। अगला जो क्वेश्चन है, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? तो विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से अनुमति से पेश किया जाता है, पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है।
विधानसभा में जब धन विधेयक को पेश करना होता है तो उसके पहले राज्यपाल से मंजूरी लेनी आवश्यक होती है, यानी कि उनकी पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये बात, किससे अनुमति लेना है? राज्यपाल से। ठीक है, मुख्यमंत्री से नहीं, ना ही राष्ट्रपति से। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? इसका राइट आंसर है 35 वर्ष। जी हाँ, 35 वर्ष होनी चाहिए अगर वे उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठन किया गया था? जो पुंछी आयोग थे, जिसे शॉर्ट में लोग कहते हैं पुंछी आयोग, पुंछी आयोग, एक तो सरकारी आयोग था, आपको मालूम होगा, एक सरकारी आयोग और एक पुंछी आयोग। इसके बाद सेकेंड ARC रिपोर्ट भी आया था। ठीक है, तो ये सारी जो रिपोर्ट थी वो क्या था? ये कहीं ना कहीं केंद्र राज्य संबंधों में सुधार किस तरह से हो, इसके लिए ये आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, किसके लिए? केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए, इस पे चर्चा के लिए रिपोर्ट देने को कहा था सरकार ने। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि केंद्र राज्य संबंध के लिए इन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, पुंछी आयोग का। अगला क्वेश्चन है, हाँ साथ में ये भी याद रखिएगा, सरकारी आयोग भी केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक शीतल महासागर नहीं है? ठीक है, शीत महासागर धारा नहीं है। ठीक है, शीतल महासागर धारा नहीं है। इसका राइट आंसर है कुरोशियो धारा। क्यूरोशियो धारा, ये जो धारा है वो ठंडी धारा नहीं है बल्कि गर्म धारा है। ये कहाँ से बहती है? ये आपका जापान जो देख रहे हैं आप, जापान के अगर आप साउथ जाएं, ठीक है, तो वहाँ से तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये जो भूमध्य रेखा के करीब ही पड़ता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो जो भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से अगर धारा निकल रहा हो तो जाहिर सी बात है गर्म रहेगा। ठीक है, तो ये जो है आपका नॉर्थ की ओर जाता है, थोड़ा सा नॉर्थ, क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट की ओर ऐसे मुड़ जाता है। ठीक है, तो ये जापान के एकदम टच करते हुए इधर से निकलता है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्यूरोशियो धारा कहलाता है, जो कि क्या है? शीतल धारा नहीं है बल्कि ये एक गर्म धारा है। ठीक है, ये कौन सी धारा? यह एक गर्म धारा है, ना कि शीतल। ठीक है, कनारी धारा ही, कैलिफोर्निया धारा, फॉकलैंड धारा, ये सारे क्या हैं? शीतल धारा है, यानी कि ठंडी धारा। फॉकलैंड आइलैंड, स्कॉटलैंड, ये सब नाम ज़्यादातर आप सुनते होंगे, आइसलैंड, ये सब क्या है? ठंडा है। तो उसी से याद रखिएगा, फॉकलैंड ये भी ठंडा है। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया ये सब क्या है? कैलिफोर्निया वगैरह ये सब ज़्यादातर ठंडा ही रहता है, तो ठंडा से मान लीजिएगा कि कैलिफोर्निया धारा भी ठंडा है। कनारी धारा, कैनारी, कैनारी धारा तो एक्चुअली में ये आपका यहाँ बहता है, क्या बोलते हैं, अफ्रीका जो है ना, अफ्रीका के थोड़ा सा वेस्ट साइड में। ठीक है, और वेस्ट साउथ हल्का, मतलब वेस्ट ही मान लीजिए। ठीक है, एक्चुअली में है ये भी ठंडी धारा। ठीक है, तो कनारी धारा को कैसे याद रखेंगे ठंडा? तो भाई कनारी मतलब कनाडा, तो कनाडा ठंडा प्रदेश है तो ये भी ठंडा होगा। ठीक है, क्यूरोशियो गर्म धारा है, याद रखिएगा, क्यूरोशियो गर्म धारा, बाकी सारे क्या है? गर्म धारा, सॉरी ठंडी धारा है। क्यूरोशियो जो है वो क्या है? ठंडी धारा नहीं है, यानी कि गर्म है, बाकी सारे ठंडी है। ज़्यादा उलझने का नहीं। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, एक पूर्ववर्ती जल निकास अफवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर है, जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था उसको हम लोग क्या कहेंगे? बताइए, पूर्ववर्ती नदियाँ कहेंगे। ठीक है, तो पूर्ववर्ती नदियाँ किसको कहते हैं? जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था, यानी कि उस समय पहाड़ बना ही नहीं था, हिमालय आया ही नहीं, था ही नहीं, उसी समय से ये सारी नदियाँ बह रही है। ठीक है, तो वैसे नदी को हम क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती नदी कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती नदी। ठीक है, तो इस कैटेगरी में आपको दो नदी विशेष उल्लेख किया जाता है, एक ब्रह्मपुत्रा नदी को और एक सिंधु नदी को। ठीक है, तो ये दोनों नदियाँ क्या है? पूर्ववर्ती नदी, याद रहेगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है,
शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो शीतोष्ण कटिबंध के क्षेत्र की वनस्पति को मेसोफाइट वनस्पति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? मेसोफाइट के नाम से जाना जाता है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को। मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध वनस्पति, मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध वनस्पति, याद रहेगा बिल्कुल। निम्न में से कौन स्थल रुद्ध देश नहीं है? ठीक है, तो कोलंबिया जो है वो स्थल रुद्ध देश नहीं है। बाकी सारे आर्मेनिया, लग्जमबर्ग, बेलारूस, ये सारे क्या हैं? स्थल रुद्ध, यानी कि स्थलों से घिरे हुए देश हैं। ठीक है, लेकिन कोलंबिया जो है कहीं ना कहीं समुद्र से टच करता है। ठीक है, तो हम नहीं कह सकते कि वो एक स्थल रुद्ध देश है, वो एक ओपन है, समुद्र से ओपन है। ठीक है, आर्मेनिया, लग्जमबर्ग, बेलारूस, ये सारे स्थल रुद्ध देश हैं, याद रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? इसका राइट आंसर है 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, कितना? 6 डिग्री 4, सिंपल आप याद रखो, 6 से 37, कितना? 6 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, याद रखिएगा। ऐसा ना कि आप दक्षिण से उत्तर कर दें, केवल उत्तरी अक्षांश में ही है भारत। ठीक है, भारत का अगर आपको देखना हो अक्षांशीय विस्तार तो केवल उत्तरी अक्षांश में ही आएगा भारत, 6 से 37 डिग्री के बीच में। ठीक है, बाकी 4 मिनट और 6 मिनट इनने लगा दीजिएगा, उसमें कौन छोड़ी बात है। तो 6 से 37 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है। यानी कि बेसिकली जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो नदियाँ ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा चलने लगता है। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब ऐसा जो क्या बोलते हैं, अलग अलग का स्ट्रक्चर बनाती है, इसको क्या कहते हैं? तो वैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है नदियाँ, तो उस नदी को हम विसर्पी नदी कहते हैं। ठीक है, कौन सी नदी? विसर्प नदी। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? कंचनजंगा आपका सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। क्या है? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरण नहीं है? जायद फसल का उदाहरण नहीं है, तो पटसन जायद फसल का उदाहरण नहीं है। बाकी सारे जायद फसल के उदाहरण, जैसे कि ककड़ी, तारबूज, खीरा, ये सब जायद फसल के उदाहरण है, लेकिन पटसन नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कवास, गुजरात। ठीक है, यानी कि जो जोड़ा सही नहीं है, मतलब सर, जो जोड़ा सही है वो कौन से है? कवास, गुजरात। ठीक है, कवास गुजरात, मतलब कवास जो है ताप विद्युत योजना है, वहाँ वो जो है वो गुजरात में है। ठीक है, जस्ट होल्ड में। और कोरबा जो है वो आपका छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। तलचर तो मालूम होगा आपको, उड़ीसा में। और रामगुंडम आंध्र प्रदेश में, और कवास गुजरात में। रामगुंडम आंध्र प्रदेश में, तलचर उड़ीसा में, कोरबा छत्तीसगढ़ में। रामगुंडम आंध्र प्रदेश में, तलचर उड़ीसा में, कवास गुजरात में। याद हो गया होगा, नहीं हुआ तो दोबारा रिपीट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, चंगथंगी गंजम किस पशु की प्रमुख नस्ल है? चंगथंगी और गंजम किस पशु की प्रमुख फसलें हैं? तो बकरी की। किसकी? बकरी की। क्या नाम है? चंगथंगी और गंजम। अगला क्वेश्चन है, आपातनी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है? आपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? क्या नाम है? आपातनी, अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। आपातनी अरुणाचल प्रदेश, आपातनी अरुणाचल प्रदेश, आपातनी अरुणाचल प्रदेश है भोजपुरी में। अगला क्वेश्चन है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के पैमाने पर समान होता है। ठीक है, तो वह तापमान क्या है? तो -40 डिग्री जो है वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान होता है। कितना? -40 डिग्री, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंग का। रेडियो तरंग का हम लोग प्रयोग करते हैं लंबी दूरी, लंबी दूरी, लंबी दूरी हो और वहाँ हमको
किसी भी तरह का मैसेज भेजना हो, यानी कि संचार का एक तरह से माध्यम क्रिएट करना हो, तो हम लोग रेडियो तरंग का प्रयोग करते हैं, ना कि तार जोड़ दें। ठीक है, तो रेडियो तरंग के माध्यम से हम लोग लंबी दूरी बिना तार के संचार के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अगर किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना हो। ठीक है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो हमें किस दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन, अल्फा बीटा तथा गामा की वेदन शक्ति का आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, वेदन शक्ति का आरोही क्रम, तो वेदन शक्ति का आरोही क्रम पहले क्या होगा? अल्फा होगा, उसके बाद बीटा होगा, उसके बाद गामा, यानी कि सीक्वेंस में ही होगा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा ही होगा वेदन शक्ति का आरोही क्रम। ठीक है, आरोही यानी घटते से बढ़ते क्रम, नीचे से ऊपर। अगला क्वेश्चन है, दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो कितना होगा? 39,000 एम्पियर से 78,000 एम्पियर तक, 39,000 एम्पियर से 78,000 एम्पियर तक तरंगदैर्घ्य होगा। अगला क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो इसका राइट आंसर है कोशिकीय घटना के कारण। किस कारण? कोशिकीय घटना, इसको कहते हैं कैपिलरी एक्शन। ठीक है, ऐसा आपका उसमें भी होता है कि जहाँ पे जैसे कि क्या बोलते हैं, पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है वहाँ पे बेसिकली कैपिलरी एक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जमीन के ऊपर के जो सतह होती है उस पर हल्का हल्का नमक जैसा जम जाता है, इससे खेत की उर्वरता खत्म होने लगती है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कैपिलरी एक्शन होता है कि पानी जो है रिस रिस के ऊपर आता है, उड़ते जाता है, नीचे ऊपर लाकर नमक छोड़ देता है। ठीक है, वेपराइज हो जाता है पानी और नमक छोड़ देता है। अगला क्वेश्चन है कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाए तो समय अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर है बढ़ेगी। क्या होगा? समय अवधि बढ़ जाएगा। अगर पेंडुलम को चांद पे ले जाएंगे तो समय अवधि क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पेंडुलम को अगर चांद पे ले जाएंगे तो समय अवधि क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके प्रतिरोध पे 4 गुना प्रभाव पड़ेगा। क्या होगा? उसके प्रतिरोध पे 4 गुना प्रभाव पड़ेगा। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो प्रतिबल का है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, दाब। क्या है? दाब। दाब प्रतिबल का ही, दोनों का दाब और प्रतिबल दोनों का जो इकाई होता है, भौतिक इकाई, वो समान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? तो 19 होगा। ठीक है, कितना होगा? 19 होगा। एक मिनट। तो कुछ नहीं किया है, बस 36 को माइनस कर दिया 17। ठीक है, 36 में से 17 घटा देने पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है? किसी तत्व के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, अगर हम द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक को घटा दें, द्रव्यमान संख्या से परमाणु क्रमांक को घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा? न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त होती है द्रव्यमान से अगर परमाणु क्रमांक को घटाया जाए तो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 19 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कण बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है? जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है तो कौन सा कण बच जाता है? एक प्रोटॉन बच जाता है। प्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन बच जाता है। क्या बच जाता है? प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन है, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय होते हैं? ठीक है, जो टाइप धातु होते हैं वो किसके एलॉय होते हैं? मुद्रणालय में जो प्रयुक्त की जाती है टाइप धातु, वो किसके एलॉय होते हैं? तो सीसा और एंटीमनी का। सीसा और एंटीमनी का, सीसा और एंटीमनी का। ठीक है, मुद्रणालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय होते हैं? सीसा और एंटीमनी का। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? सीमेंट सामान्यतः किसका मिश्रण होता है? तो कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट।
कैल्शियम सिलिकेट एंड कैल्शियम एल्यूमिनेट, 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 कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये सारे क्या हैं, सीमेंट का मिश्रण है। ठीक है, मतलब सीमेंट बेसिकली अगर आप सीमेंट को चेक करें तो यही दो दो तत्व मिलेंगे, कौन कौन से, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है? तो जल में, जल में विशिष्ट ऊष्मा का मान बहुत अधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है, अल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है आसवन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, आसवन विधि, आसवन, सॉरी आसवन नहीं, आसवन विधि द्वारा हम लोग अल्कोहल एवं जल के मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं। यानी कि उसमें अगर पानी में हम दारू मिला दें तो दारू और पानी को कैसे अलग करेंगे, आसवन विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है, सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? तो सुक्रोज का अगर जल अपघटन हो जाए तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनेगा। सुक्रोज से क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, सुक्रोज से क्या, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम से लगी आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? पेट्रोलियम से अगर आग लग गया हो, किसी पेट्रोल से गाड़ी से निकाला, आग लगा दिया कहीं या गाड़ी लग गया, तो उसको कैसे हम लोग बुझाएंगे? तो फोम प्रकार। ठीक है, किस अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? तो फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें, मिलाना बेसिकली। ठीक है, तो आपको बतलाने कौन से जो एलिमेंट है वो किस लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ के यूजेस के बारे में बेसिकली बतलाने। तो देख लेते हैं हम फटफट। कॉपर सल्फेट फंगस नाशी होते हैं, कॉपर सल्फेट क्या होते हैं, फंगस नाशी होते हैं, यानी कॉपर सल्फेट का प्रयोग फंगस नाशी के रूप में किया जाता है। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रतिजैविक के लिए, किसके लिए, एंटी जो भी बायोटिक, एंटीबायोटिक के लिए, एंटीबायोटिक के लिए हम लोग पेनिसिलिन का प्रयोग करते हैं। पेनिसिलिन किस लिए प्रयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक के लिए। यूरिया मतलब उर्वरक, यूरिया का प्रयोग उर्वरक में हम लोग करते हैं। ठीक है, मेलेथायान, मेलेथायान कीटनाशक के लिए हम लोग यूज करते हैं। मेलेथायान क्या है? एक कीटनाशक है। मेलेथायान क्या है? कीटनाशक है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के जीव के किस क्षेत्र तक कड़ुवाहट की संवेदना सीमित रहती है? मनुष्य के जीव के किस क्षेत्र तक कड़वाहट, यानी कि जो हम लोग कुछ भी खाते हैं तो कड़वा जो लगता है, वो कहाँ तक सीमित रहता है, मतलब उसके आगे नहीं बढ़ता है कड़वा? तो पिछला भाग। ठीक है, हमारे जो जीव का पिछला भाग है, कड़वाहट बेसिकली वहीं तक लिमिट रहता है, उसके आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, तो याद रखिएगा, कड़वाहट बोले तो पिछला भाग जीव का। अगला क्वेश्चन है, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? तो यकृत में, यकृत में ही यूरिया संश्लेषित होता है। ठीक है, किसमें? यकृत में, यकृत में यूरिया संश्लेषित यानी मूत्र कहाँ संश्लेषित होता है, मतलब प्योरीफाई कहाँ होगा? यकृत में। अगला क्वेश्चन, उस विटामिन का नाम बताइए, बताइए उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो विटामिन डी जो है आपको मांसाहारी भोजन में नहीं मिलेगा, बाकी सब मिल जाएंगे, विटामिन के, सी, B12 ये सारे मिलेंगे, लेकिन विटामिन डी आपको मांसाहारी भोजन में नहीं मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा? विटामिन डी आपको केवल सन से मिलेगा, कुछ कुछ वेजिटेरियन फूड से भी मिलते हैं, लेकिन जो मेन सोर्स है, ठीक है, मेजर सोर्स है और प्राइमरी सोर्स है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट सोर्स है, वो क्या है? वो धूप है, सनलाइट। ठीक है, विटामिन डी अगर आपको चाहिए तो सनलाइट ले लीजिए। ठीक, तो विटामिन डी की कमी होना ये अच्छी संकेत नहीं है कि भाई एक तो फ्री में आपको मिल रहा है, वो भी आप नहीं ले पा रहे हो, तो दुख की बात है। अगला क्वेश्चन, दूध से दही स्कंदित करने वाला एंजाइम है, दूध से दही स्कंदित करने वाला कौन सा एंजाइम है? तो रेनिन है। क्या है? रेनिन, रेनिन, रेनिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरा युक्त होता है? तो मत्स्य का, किसका? मत्स्य का, मत्स्य का जो हृदय होता है वो शिरा युक्त होता है। क्या होता है? शिरा युक्त होता है। ठीक है, मत्स्य का, मछली का। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है?
तो हम लोग जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं ये सब क्या है, बेसिकली एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है। जो गैस है, ऑक्सीजन है जो भी, वो रुधिर यानी कि हमारा ब्लड जो है वहाँ घुसते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा? तो विसरण द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा? विसरण द्वारा। विसरण द्वारा गैस रुधिर में प्रवेश करती है। गैस रुधिर में प्रवेश करती है, विसरण द्वारा गैस रुधिर में प्रवेश करती है, ठीक है, विसरण प्रक्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र किससे बनते हैं? गुणसूत्र किससे बनते हैं? तो ए प्लस बी से। किससे? ए प्लस बी से गुणसूत्र बनते हैं, ठीक है। ए प्लस बी बोले तो क्या मतलब? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यानी कि डीएनए और प्रोटीन्स मिलकर गुणसूत्र बनते हैं। गुणसूत्र की संरचना दो विशेष पदार्थों से मिलकर बनती है, यानी कि डीएनए और हिस्टोन नामक प्रोटीन से, ठीक है। डीएनए और प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा प्रोटीन? वो जो प्रोटीन है उसका नाम क्या? हिस्टोन। हिस्टोन क्या नाम है? हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन होता है और डीएनए, ये दोनों मिल के क्या बनाएंगे? गुणसूत्र, ठीक है। गुणसूत्र कैसे बनता है? डीएनए और प्रोटीन से। वो प्रोटीन का क्या नाम है जो जो गुणसूत्र बनाने में काम आता है? हिस्टोन। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कंजली झील किस राज्य में स्थित है? कंजली झील आपको पंजाब में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? पंजाब में, तो पंजाब राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जल संरक्षण एवं वायु प्रदूषण, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1974 में। 1974 में जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना। अधिनियम बोले तो कानून बना, ठीक है, एक्ट। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण कब बना? 1974 में कानून बना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय उपभोक्ता होता है मांसाहारी। जो द्वितीय उपभोक्ता होता है वो क्या होता है? मांसाहारी। द्वितीय उपभोक्ता क्या होता है? मांसाहारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आर्द्रभूमि क्षेत्र है? आपको बतलाने कौन से वेटलैंड है। ये चारों जो ऑप्शन है स्टेटमेंट है उनमें से कौन से वेटलैंड है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, सभी वेटलैंड है। यानी कि चिल्का झील, केवला देव उद्यान, भितरकनिका उद्यान, ऊपरी गंगा, ये सारे क्या है? ये सारे आर्द्रभूमि। और कौन क्या है? ये चिल्का झील आप जान ही रहे हैं, ठीक है। चिल्का आपका उड़ीसा में पड़ जाएगा। उसके बाद केवला देव उद्यान आपका कहाँ पड़ेगा? ये आपका राजस्थान में पड़ जाता है, ठीक है। तो केवला देव कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में। चिल्का झील उड़ीसा में, भितरकनिका आपको उड़ीसा में ही मिलेगा, ठीक है। ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा हो गया यूपी वगैरह में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वन अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? वन जो संरक्षण अधिनियम था, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में हुआ था। और 1974 में क्या हुआ था? तो जल प्रदूषण संबंधित था। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण, देखिए, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? 1974 में, ठीक है। और वन संरक्षण अधिनियम कब बना? 1980 में। कब? 1980 में वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बना। आगे बढ़ते हैं, निकृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर देती है। इसका संबंध है किससे? ग्रेसम का नियम से। ग्रेसम का नियम कहता है कि निकृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर देता है। निकृष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर देता है। ये कौन कहता है? ग्रेसम का नियम कहता है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देता है, ग्रेसम का नियम। अगला क्वेश्चन है हृदय, ठीक है, HRIDAY, हृदय योजना के अंतर्गत बिहार के किस एकमात्र शहर का चयन किया गया है? इसका राइट आंसर है गया, ठीक है। जो हृदय योजना है उसके अंतर्गत बिहार का गया एकमात्र शहर है जिसको चयन किया गया, ठीक है। इसको गया, हृदय योजना गया। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था नाबार्ड की स्थापना? छठी पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आईपीसी किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? सॉरी, आईपीसी किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है मैक्सिको, ठीक है। मैक्सिको का आईपीसी एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है, ठीक है। मैक्सिको का एक सूचकांक है, शेयर मूल्य सूचकांक, जिसका नाम क्या है? आईपीसी, ठीक है। क्या नाम है? आईपीसी।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट का उदाहरण है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1 और 2। ठीक है, यानी कि बिक्री कर और सेवा कर ये दोनों अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, लेकिन निगम कर, ब्याज कर, ये सारे जैसे कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर, ये आपका डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है तो याद रहेगा आपको, आप प्रत्यक्ष कर की बात करें तो उसमें जीएसटी आ जाएगा आपका, जिसको हम लोग सेवा कर या फिर गुड्स, अगर आपको दे दे वस्तु कर, सेवा कर, ये सब क्या है, जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बिक्री कर, सेल्स टैक्स, ये हो गया। निगम कर आपका कॉरपोरेट टैक्स, ये क्या है आपका, ये डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्वराज दल के नेता नहीं थे। तो स्वराज दल के नेता सी राजगोपालाचारी नहीं थे, बाकी सब थे। श्रीनिवास अयंगर थे स्वराज दल के नेता, चित्तरंजन दास थे स्वराज दल के नेता, विट्ठल भाई पटेल स्वराज दल के नेता। ठीक है, तो विट्ठल भाई पटेल इनफैक्ट जब इलेक्शन हुआ था 1936 या 37 के आसपास, तो ये आपको जैसे लोकसभा का अध्यक्ष अभी है ना, उस तरह की इनको भी पोस्ट मिली थी। उस समय का जो विधान परिषद था या फिर जो भी केंद्रीय परिषद था, उसमें ये इनको अच्छा पोस्ट मिला था। अगला क्वेश्चन क्या, किसके प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो डी के करवे के प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो नील विद्रोह है, संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह, सिपाही विद्रोह। आपको बतलाने सही क्रम इन सब विद्रोहों का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। देख लेते हैं सीक्वेंस में एक बार। ओके, तो संथाल विद्रोह पहले हुआ, उसके बाद सिपाही विद्रोह हुआ, उसके बाद नील विद्रोह, उसके बाद दक्कन विद्रोह। सबसे पहले कौन हुआ, संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह, दक्कन विद्रोह। संथाल विद्रोह, सिपाही विद्रोह, नील विद्रोह, दक्कन विद्रोह। ठीक है, संथाल आपका 1856 में हुआ, संथाल विद्रोह 1856 में हुआ, संथाल विद्रोह 1856 में हुआ, नील विद्रोह 1860 में हुआ, नील विद्रोह 1860 में हुआ, दक्कन विद्रोह 1875 में हुआ, 1875 में हुआ, दक्कन विद्रोह 1875, दक्कन विद्रोह 1875, सिपाही विद्रोह 1857, 1857। मालूम ही आप। तो एक बार सीक्वेंस में मैं बोल देता हूँ, संथाल हुआ, फिर सिपाही हुआ, फिर नील हुआ, फिर दक्कन हुआ। संथाल, सिपाही, नील, दक्कन, संथाल, सिपाही, नील, दक्कन। अगला क्वेश्चन, औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बहादुर शाह प्रथम ने। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, तो उस समय मुगल का जो सत्ता था वो बहादुर शाह प्रथम ने संभाला। अगला क्वेश्चन, एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया। तो लॉर्ड डलहौजी ने 62 का। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीयों को सिविल सेवा परीक्षा में हिस्सा लेने की अनुमति दी। ठीक है, और इसके पहले जो सिविल सर्विस प्रतियोगिता परीक्षा का जो एग्ज़ाम होता था वो ब्रिटेन में ही होता था, भारत में नहीं। ठीक है, लेकिन 1922 में इलाहाबाद में पहली बार सिविल सर्विस की परीक्षा की गई। कहाँ, इलाहाबाद में। ठीक है, जो आज के प्रयागराज है। अगला क्वेश्चन याद रहेगा, लॉर्ड डलहौजी। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। चनहुदड़ो। चनहुदड़ो में कोई दुर्ग नहीं था। ठीक है, यह एकमात्र सिंधु नगर था जहाँ कोई दुर्ग नहीं था। ठीक है, चनहुदड़ो नाम था उसका। क्या नाम था, चनहुदड़ो। और सब में दुर्ग था, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, इन सारे जगहों पे दुर्ग था, लेकिन चनहुदड़ो में दुर्ग नहीं था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है। निम्न में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई रचना राजशेखर की नहीं है। ठीक है, यानी कि सॉरी दोस्तों, वो बगल में मेरा टॉमी बैठा हुआ था और उसने भूख भौंक दिया मुझे गुस्सा आ गया अचानक से, मैं डर भी गया। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो हम देख रहे थे कि कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है। ठीक है,
तो राजशेखर की ये सारी, इनमें से कोई भी रचना राजशेखर की नहीं है। ठीक है, ये सारी जो रचनाएं हैं, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। राजशेखर द्वारा रचित नहीं है। देखिए देखिए, एक्चुअली उपरोक्त में से सभी रचनाएं, जो ये जो क्वेश्चन जो भी सेट किया वो कुछ ठीक नहीं किया। ठीक है, तो ये जो पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है। एक्चुअली में राजशेखर की ये सारी रचनाएं राजशेखर की है। ठीक है, कर्पूरी मंजरी, हरविलास, बाल बाल रामायण, काव्य मीमांसा। ठीक है, ये सारी रचनाएं राजशेखर द्वारा रची गई है। राजशेखर द्वारा रची गई ये सारी रचनाएं कौन कौन सी है? बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, हरविलास, काव्य मीमांसा। ओके, ये सारी रचनाएं राजशेखर द्वारा रचित की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1897 में, 1897। ठीक है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा। शुंग वंश की राजधानी विदिशा, शुंग की राजधानी विदिशा, शुंग की राजधानी विदिशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? कराची अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? तो कराची अधिवेशन में। ठीक है, कराची अधिवेशन में गांधी जी कहते हैं कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकता। समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात बोल दी। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी 1936 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न प्रश्नों पर सही मिलान करें। ठीक है, आपको बेसिकली बतलाना है कि कौन से सभा या संगठन किस वर्ष में गठित किए गए थे। ठीक है, 69। ओके, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बहुत ही नामी संगठन था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में गठन किया गया था। मद्रास महाजन सभा 1884 में। उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में। इंडियन सोसाइटी 1872 में। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, आपको एक सीक्वेंस में मैं बोल देता हूँ क्योंकि डेट नहीं याद रहेगा, आप कितना भी याद कर लो, लेकिन सीक्वेंस याद रहेगा और केवल आप सीक्वेंस पकड़ के क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, उत्तर प्रदेश किसान सभा, इंडियन सोसाइटी। फिर से मैं बोल देता हूँ, सबसे पहला है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, फिर मद्रास महाजन सभा, फिर है उत्तर प्रदेश किसान सभा, फिर है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी लास्ट में। ठीक है, सबसे पहले ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी? तो जाहिर सी बात है बीरबल। ठीक है, अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? कवि प्रिय, बीरबल को। अगला क्वेश्चन है, 2020 में जारी हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है क्या? 2020 में एक मोबाइल ऐप जारी किया गया। ठीक है, हरित पथ, उस मोबाइल ऐप का नाम है हरित पथ। वो किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षरोपण से। नाम से ही स्पष्ट है, हरित पथ यानी कि हरा भरा पथ तैयार करना है, तो वृक्षारोपण करना आसान है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना की शुरुआत की? भारत के किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना की शुरुआत की? तो उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में, यानी कि उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री सौर स्वराज की स्वराज योजना की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित सासाकावा पुरस्कार 2019 किससे दिया गया? पीके मिश्रा को। किसको? पीके मिश्रा। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित सासाकावा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? पीके मिश्रा को। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास
जाइमेक्स 2020 संपन्न हुआ, जाइमेक्स 2020 संपन्न हुआ। ये एक सैन्य अभ्यास था किन देशों के बीच? तो जाहिर सी बात है भारत और जापान के बाद साथ। क्यों? नाम से ही पता चल रहा है, ज्वाइंट सॉरी जापान इंडिया मैरिन एक्सरसाइज या मिलिट्री एक्सरसाइज, सॉरी सैन्य अभ्यास। अगला क्वेश्चन, भारत और जापान के बीच जाइमेक्स 2020 सैन्य अभ्यास किया गया जापान के साथ। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा। हरियाणा ने कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य, ठीक है, हरियाणा। किस राज्य के डल्ले खुरसानी मिर्च को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? डल्ले खुरसानी मिर्च को सिक्किम 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 का डल्ले खुरसानी मिर्च को जीआई टैग दिया गया। डल्ले खुरसानी मिर्च। बॉलीवुड की प्रसिद्ध किस कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया? तो भानु अथैया। भानु अथैया भानु अथैया का निधन हो गया, जो कि एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, ठीक है, बॉलीवुड की। अगला क्वेश्चन, हाल ही में से किसे 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऐश्वर्या श्रीधर को। ऐश्वर्या श्रीधर को, ठीक है। खैर छोड़िए, ओके सॉरी दोस्तों। ऐश्वर्या श्रीधर को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से ऐश्वर्या श्रीधर को सम्मानित किया गया, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न भारतीय राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है इनमें से? तो मध्य प्रदेश है। क्या है? मध्य प्रदेश। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 पुरुष एकल विजेता हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की पुरुष एकल विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यधार झील किस राज्य में है? सूर्यधार झील किस राज्य में है? उत्तराखंड में। सूर्यधार झील कहाँ है? उत्तराखंड में। हाल ही में चर्चा रहा पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है? पन्ना टाइगर रिजर्व आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा, एमपी में। नासा ने चंद्रमा पर पहला सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी को चुना? सेल्यूलर यानी कि जो भी ये सब टेलीकॉम कंपनी। सेल्यूलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए नासा ने किस कंपनी को चुना है? चांद पर नोकिया को, याद रखिएगा। कहाँ? चांद पे, ठीक है, कोई अन्य ग्रह नहीं, चांद पे, वो बल्कि उपग्रह पे। तो नोकिया कंपनी को चुना है नासा ने। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भारत ने किस देश के स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दान की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है नेपाल। नेपाल को भारत ने गांधी जयंती के दिन 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें दान दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? यानी कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 50वां वार्षिक सम्मेलन हुआ 2020 में, तो वो कहाँ आयोजित किया गया? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ आयोजित किया? स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है, WEF। अगला क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 2 है। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 2 है। कितना? 2 2 2 2, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोपैक्स टर्मिनल और रोपैक्स सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया? गुजरात में, ठीक है। रोपैक्स टर्मिनल, रोपैक्स सेवा का उद्घाटन कहाँ किया? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने? आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री हामिद बकायोको को
आइवरी कोस्ट का नया प्रधानमंत्री बनाया गया। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। विश्व दुग्ध दिवस, दूध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? सिंगापुर। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर था? सिंगापुर। आपको मालूम होनी चाहिए कि एक जो बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, उसमें उसके पीटी एग्जाम में ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन हूबहू कि मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो सिंगापुर। ठीक है, तो बेसिकली वहीं से ये दे दिया गया। अ प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? बराक ओबामा। अ प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक हैं बराक ओबामा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? भारत के 11वें मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन सिन्हा। क्या नाम है? यशवर्धन सिन्हा। यशवर्धन सिन्हा 11वें मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, निम्नलिखित में प्रश्नों में किसका सही मिलान नहीं है? त्रिपुरा नजमा हैपतुल्ला। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जो कि सही मिलान नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं सही मिलान क्या है। हाँ, तो ये जो त्रिपुरा के राज्यपाल देख रहे हैं, तो ये नजमा हेपतुल्ला ना होकर वहाँ के राज्यपाल क्या नाम है? रमेश व्यास। क्या नाम है? रमेश व्यास। ठीक है, और ये जो हेपतुल्ला है वो मणिपुर के राज्यपाल हैं। कहाँ के? मणिपुर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व मृदा दिवस 2020 का थीम क्या है? विश्व मृदा दिवस 2020 का थीम क्या है? कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। कीप सॉइल अलाइव मतलब मिट्टी को जिंदा बनाए रखो, ताकि मिट्टी का जो जैव विविधता है उसको सुरक्षित किया जा सके, उसका संरक्षण किया जा सके। ठीक, कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट बायो प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भूटान के साथ। पर्यावरण के क्षेत्र में भूटान के साथ भारत ने सहयोग किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला 500वां रेलवे स्टेशन कौन है? तो मिदनापुर है। मिदनापुर वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला 500वां रेलवे स्टेशन है, मिदनापुर। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? तो मई 1974 में। मई 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। ठीक है, पहला परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया? मई 1974 में। मई 1974 में। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ यानी कि आसियान में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो मालदीव आसियान में शामिल नहीं है, बाकी सारे देश शामिल है। इंडोनेशिया है, मलेशिया, सिंगापुर है, ये सारे आसियान में शामिल है। राधा मोहन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? राधा मोहन कप पोलो खेल से संबंधित है। किससे संबंधित है? पोलो खेल से। ठीक है, राधा मोहन कप पोलो खेल से संबंधित है। किससे? पोलो खेल संबंधित है, पोलो खेल से संबंधित है राधा मोहन कप, राधा मोहन कप। ठीक है, तो दिस इज अ लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मतलब कि बेसिकली आपका जो प्रैक्टिस सेट 2 है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम अगले क्लास में प्रैक्टिस सेट 3 को हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है आपको वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक ठोक दीजिएगा। ठीक है, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और ना केवल आप लाइक करिए बल्कि अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि वे भी पढ़ सकें, इनका फ़ायदा उठा सकें और आपसे compete कर सकें। चूँकि कंपटीशन में ज़्यादा पढ़ाई होता है, अगर वो भी लेक्चर देखे हों तो उनको याद होगा, आपको नहीं रहेगा तो फिर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, वो भी देखेगा, आप भी देखेंगे, तो एक जवाबदेही सुनिश्चित होगा, तो दोनों का गाड़ी चलता रहेगा। ठीक है, इसी तरह आपका परीक्षा भी निकल जाएगा। ओके, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी टेंशन नहीं होगी। और अगर आपका कोई भी सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर टाइप करिए। ठीक है, और मैं उसका रिस्पॉन्स दूंगा
ज़रूर से ज़रूर। तो बने रहिए तब तक के लिए। थैंक यू दोस्तों। हैव अ नाइस डे।